हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर डॉली। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे फंगल इन्फेक्शन के बारे में जिसका इन्फेक्शन पोस्ट कोविड पेशेंटों में डे बाय डे बढ़ता जा रहा है, जिसको कहते हैं म्यूकोरमाइकोसिस। जो म्यूकोरमाइकोसिस है वो म्यूकोमाइसिटीज़ फैमिली से आता है और ये एयरबॉर्न का भी इन्फेक्शन करता है, ये सॉइल में भी इन्फेक्शन करता है। तो ये अगर हमने इसको टाइमली इसको रिकॉग्नाइज़ नहीं किया और टाइमली ट्रीट नहीं किया तो ये फैटल भी हो सकता है। तो ये डिजीज़ होता कैसे है? माइक्रो ऑर्गेनिज़म इन्फेक्शन का मीन्स है माइक्रो ऑर्गेनिज़म एनवायरनमेंट से हमारी बॉडी में इन्वेड होता है। वो चाहे माउथ के थ्रू हो, वो चाहे नोज़ के थ्रू हो, बाय एनी मोड हो, किसी भी मोड वो हमारी बॉडी में एंटर करता है और एंटर करने के बाद वहाँ पे रिप्रोड्यूस होता है, वहाँ पे कॉलोनीज़ बनाता है, उसे हम पैथोजेंस कहते हैं। तो इन्फेक्शन कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज़ कॉल्ड पैथोजन। तो ये पैथोजन जो एनवायरनमेंट में होते हैं, जैसे बैक्टीरिया है, वायरस है, फंगाई है, उसी तरीके से कोरोना जो है वो एक वायरस है। तो हम इसको किस तरीके से रिकॉग्नाइज़ करते हैं? हाउ डू यू रिकॉग्नाइज साइन ऑफ इन्फेक्शन? तो इसमें क्या सिम्टम्स आते हैं? अगर ये इन्फेक्शन जो फंगल इन्फेक्शन है ये अगर नोज़ में जाता है तो वहाँ पे पेशेंट को स्नीजिंग होती है, छींकें आती हैं या ब्लडी डिस्चार्ज होता है। अगर ये इन्फेक्शन पैरानेजल साइनस में, नोज़ के साइड्स में जो साइनस होते हैं वहाँ पे अगर ये चिक्स बोन्स के अंदर इन्फेक्शन करता है तो वहाँ भी ये इन्फेक्शन कॉज कर सकता है। अगर नोज़ से ये होता हुआ क्राइबिफ्रॉम प्लेट से होता हुआ ब्रेन में अगर ये एंटर करता है तो यहाँ पे पेशेंट को डेलीरियम होता है, मेमोरी लॉस होती है, न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स आते हैं, बहुत सीवियर हेडेक पेशेंट कंप्लेन करता है। इसीलिए अगर कभी भी पोस्ट कोविड पेशेंट और रिकवरी फेज़ में अगर पेशेंट आपको सीवियर हेडेक की कंप्लेन करता है या फिर उसके आइज़ के चारों तरफ स्वेलिंग होती है, आइज़ के चारों तरफ बहुत सीवियर पेन होता है, फ्रंटल हेडेक होता है, तो आपको वॉर्न होने की ज़रूरत है। अगर पेशेंट के अंदर फेशियल डिफॉर्मिटी आती है, लेफ़्ट साइड फेशियल पेन होता है, लेफ़्ट साइड फेशियल स्वेलिंग होती है, या फिर ये नोज़ से होता हुआ अगर हमारी आइज़ में जाता है तो वहाँ पे उसकी जो आइज़ की मसल्स हैं उसको पैरालाइज़ कर सकता है। वहाँ पे पैरालाइज़ करने के बाद पेशेंट को दिखना बंद हो जाता है, पेशेंट के अंदर विजुअल इम्पेयरमेंट हो जाता है। तो ये कई सारे दिक्कतें हैं जो पोस्ट कोविड पेशेंटों के अंदर देखने को मिलता है। अगर लंग्स में ये जाता है तो वहाँ पे पल्मोनरी म्यूकोमाइकोसिस करता है, जिसकी वजह से पेशेंट को सांस लेने में तकलीफ़ होती है, पेशेंट को छाती में दर्द होता है, चेस्ट पेन होता है, पेशेंट को खांसी आती है। तो ऐसे कौन से लोग हैं जिनमें ये इन्फेक्शन कॉज नहीं करता है, जिनमें इम्यूनिटी बहुत ज़्यादा अच्छी है, इम्यूनो कॉम्पिटिटिव पेशेंट हैं, उनमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, या जो पेशेंट लो डोज स्टेरॉइड लेते हैं उनमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। 4 से 5 दिन के लिए केवल आपने 6 मिलीग्राम अगर डेक्सामेथासोन ले लिया या 40 मिलीग्राम प्रेडनिसोलोन ले लिया तो उनमें ये फंगल इन्फेक्शन कॉज नहीं करता है। या कि जो पेशेंट के पोस्ट कोविड के बाद में या फिर कोविड के टाइम पे वो पेशेंट जो 2 से 3 दिन के वेंटिलेटरी सपोर्ट पर जाते हैं, या फिर जो पेशेंट एसिम्प्टोमेटिक है, जिन पेशेंटों में कोई सिम्टम्स नहीं आता है, या फिर ऐसे पेशेंट जो डायबिटीज़ हैं और कुछ टाइम के लिए ओरल स्टेरॉइड पे पेशेंट जाता है लेकिन उसकी शुगर जो है वो कंट्रोल है, तो उन पेशेंटों में ये फंगल इन्फेक्शन कॉज नहीं करता है। किन पेशेंटों में ये ज़्यादा प्रॉन होता है, हु इज़ एट रिस्क? वो कोविड के पेशेंट जो लंबे टाइम से वेंटिलेटरी सपोर्ट पर हैं, बहुत टाइम से वेंटिलेटरी सपोर्ट पर हैं, या बहुत लॉन्ग टाइम से वो हाई डोज स्टेरॉइड ले रहे हैं, या फिर वो पेशेंट जिनका जो शुगर है वो अनकंट्रोल्ड है, या जिनका रीनल ट्रांसप्लांटेशन हुआ है, या ऑल इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट जैसे HIV पेशेंट है, MDR TB है, क्रॉनिक रीनल फेलियर है, या कैंसर के पेशेंट। तो इन सभी में देखा गया है कि पोस्ट कोविड पेशेंट के पोस्ट कोविड इन्फेक्शन के बाद में इनमें फंगल इन्फेक्शन के होने के चांसेस बहुत ज़्यादा पाए गए हैं। तो HIV में जो है बहुत ज़्यादा इम्यूनिटी लो होती है, CD4 सेल्स मिलती हैं, CD8 सेल्स मिलती हैं। CD4 सेल्स को हम जो है हेल्पर सेल्स कहते हैं, CD8 सेल्स को हम साइटोटॉक्सिक सेल्स कहते हैं। इन दोनों में HIV में ये दोनों जो हैं वो लो हो जाती हैं, जिसकी वजह से हमारी सेलुलर इम्यूनिटी बिल्कुल नहीं रहती है। अगर पेशेंट 7 दिन के अंदर रिकवर नहीं होता है तो उनमें परसिस्टेंट ल्यूकोपेनिया डेवलप हो जाता है, मतलब है कि सेलुलर इम्यूनिटी उनकी बिल्कुल कम हो गई है। तो अगर इतनी कम सेलुलर इम्यूनिटी किसी भी पेशेंट की होगी तो उसमें कोई भी फंगल इन्फेक्शन होने के चांसेस बहुत इजीली हो जाते हैं, जिसकी वजह से ये जनरली देखा गया है कि पोस्ट कोविड पेशेंटों में फंगल इन्फेक्शन बहुत इजीली उन्हीं पेशेंटों में होता है। तो हम लोगों को क्या प्रिकॉशंस लेने की इसमें ज़रूरत पड़ती है? प्रिकॉशन टू टेक
सबसे पहले क्या है कि जिनकी अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़ है, जिनकी शुगर कंट्रोल नहीं है, वो डायबिटीज़ कीटो एसिडोसिस उनको है, तो उनकी सबसे ज़्यादा हमें क्या ज़रूरत है कि उनको स्ट्रिक्टली कंट्रोल रखने की ज़रूरत है उनकी डायबिटीज़ को। या फिर जो पेशेंट वेंटिलेटरी सपोर्ट पर हैं, उनकी ऑक्सीजन ट्यूब को हमें बार बार रेगुलर चेंज करने की ज़रूरत होती है, क्योंकि यहाँ से फंगल इन्फेक्शन के या ब्लैक फंगस के आने का डर सबसे ज़्यादा रहता है। या फिर ऐसे कोविड-19 के जो पेशेंट जो रिकवरी फेज़ में हैं और 15 दिन तक उनको मास्क वियर करने की ज़रूरत है 24 आवर तक। अगर आप गार्डनिंग का शौक़ रखते हैं तो कुछ टाइम के लिए अभी इनको स्किप कीजिए, क्योंकि ये प्लांट्स में या सॉइल्स के थ्रू आपके हाथों की वजह से भी मतलब इन्फेक्शन जो है आपकी बॉडी में इन्वेड कर सकता है। इसके लिए इसके बाद अगर हम इसकी मैनेजमेंट की बात करते हैं तो सबसे पहले कॉन्टेजिनियस नहीं है, ये वन पर्सन से दूसरे पर्सन में ये स्प्रेड नहीं होता है जिस तरीके से कोरोना वायरस स्प्रेड होता है। तो सबसे पहले किसी को भी ये डरने की ज़रूरत नहीं है कि ये फंगल इन्फेक्शन एक से दूसरे लोगों में ये पहुंच सकता है और वहाँ पे इन्फेक्शन कॉज कर सकता है। तो इसके लिए सबसे पहले क्या है, एंटी फंगल ट्रीटमेंट हम ले सकते हैं, एम्फोटेरिसिन बी ले सकते हैं। उसके बाद जितने भी इम्यूनो मॉड्यूलेटर्स जो पेशेंट ड्रग पे हैं उनको कुछ टाइम के लिए स्किप कर सकते हैं और डिसकंटिन्यू कर सकते हैं। या फिर जिनका पैरानेजल साइनस और साइनसिस की वजह से इन्फेक्शन की वजह से वहाँ पे या नेक्रोटिक टिश्यू हो गया है, तो उस टिश्यू को या वो बहुत ज़्यादा और एडवांस स्टेज में ना जाए, उसको वहाँ से सर्जिकली हम रिमूव कर सकते हैं। या फिर ऐसे पेशेंटों में हम रेडियो इमेजिनिंग की हेल्प से हम ये देख सकते हैं कि वो इन्फेक्शन कहाँ से मूव कर रहा है। तो नॉट वरी टू एवरीवन, तो इसमें सभी लोगों को चिंता करने की ज़रूरत नहीं है कि ये जो है हम लोगों को भी हो सकता है। जिस तरीके से कोविड एक चेन से दूसरे में ये स्प्रेड होता है, तो सबसे ज़्यादा मैंने आपको पहले भी बताया कि ये सिर्फ 4 लोगों के अंदर प्रॉन होता है जिनमें बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन के चांसेस रहते हैं। सबसे ज़्यादा जो लंबे समय से वेंटिलेटरी सपोर्ट पर हैं, जो बहुत टाइम से हाई डोज स्टेरॉइड ले रहे हैं, या फिर जिनका बिल्कुल ही अनकंट्रोल्ड जो है शुगर लेवल है, या फिर वो पेशेंट जो सारे के सारे इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज़ है, जिनकी इम्यूनिटी बहुत ज़्यादा लो है। तो सिर्फ ये कुछ मिथ थे जो लोगों के अंदर बहुत ज़्यादा ये डर का माहौल लेकर आ रहे हैं कि हम लोगों को भी कोविड की तरह ये इन्फेक्शन ना हो जाए। तो इसके लिए बस इन्हीं बातों का ध्यान रखना है। नमस्कार।